नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे भाषा एवं व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका इसमें स्टैट का एग्ज़ाम है, सीटेट है या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और जब आप इनको पढ़ोगे तो आप स्वयं जान जाओगे कि यहाँ से कितनी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हमेशा जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। तो सभी के सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और आपने जो CET का जो एग्ज़ाम दिया हुआ होगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और आगे जो आपका स्टैट है या कोई अन्य एग्ज़ाम है उसमें भी जो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो है इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले जो हम यहाँ पर थ्योरी जो है उसको करेंगे, उसके बाद इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं हम उनको करेंगे। तो यहाँ पर ये है भाषा और व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन। तो हिंदी भाषा के संबंध में आवश्यक जानकारी। हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है? तो ये 60 करोड़ है। और भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो बहुत अधिक जो संख्या में लोग जो है इसको बोलते हैं, तो भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण ये हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है और हिंदी को भारत के संविधान के भाग 17 अध्याय 1 की धारा 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। हिंदी भाषा का जो संबंध है ये 343 से रहेगा। और विश्व में हिंदी कौन से स्थान पर है? ये भी क्वेश्चन आपका जो CET का एग्ज़ाम था उसमें आया हुआ था। तो विश्व में हिंदी तीसरे स्थान पर है। हिंदी से अधिक बोले जाने वाली जो भाषा अंग्रेजी और चीनी है। अंग्रेजी दूसरे स्थान पर और चीनी भाषा पहले स्थान पर है, जिसे 116 करोड़ लोग बोलते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी जो ये लिपि है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ है, जिसे नागरी कहा जाता था। बाद में देव भाषा संस्कृत के लिए यह लिपि प्रयुक्त होने लगी और इसलिए इसका नाम देवनागरी हो गया। हिंदी की बोलियां एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां आती हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी। अब ये जो पश्चिमी हिंदी है इसमें कौन कौन सी आती हैं? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली, ये इसमें आ जाती हैं। उसके बाद है दूसरे नंबर पे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आ जाती है। और उसके बाद रहेगा बिहारी हिंदी। इसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी आ जाती है। नंबर 4 पे है राजस्थानी हिंदी। इसमें मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। और उसके बाद पहाड़ी हिंदी, जिसमें गढ़वाली, कुमियानी और नेपाली आ जाती है। इन्हें जो है इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। जैसे ये पश्चिम हरियाणा है, तो पश्चिम हरियाणा में कौन कौन सी बोली आ जाती है? आपकी ब्रजभाषा, खड़ी बोली जो वहाँ की बोली जाती है। अब उसके बाद देख सकते हैं आप पूर्व दिशा जो है, पूर्व दिशा में कौन कौन से जिले राज्य लगते हैं, तो वहाँ फिर ये अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये बोल जाती है। उसके बाद बिहार वाली साइड आ जाती है। बिहार में आप देख सकते हैं कौन कौन सी भाषा है, वहाँ पर मैथिली, मगही, भोजपुरी है। उसके बाद आ जाती है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सी बोली जाती है, तो वहाँ पर मेवात है, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, तो ये राजस्थान में है। तो जिस प्रकार का राज्य है उसी प्रकार की वहाँ पर भाषा। उसके बाद आ जाती है पहाड़ी। तो पहाड़ी में गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हिंदी का क्षेत्र। तो हिंदी भारत के निम्न प्रांतों में बोली जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड,
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। और हिंदी की जो देवनागरी वर्णमाला में कुल वर्ण थे 52, जिसमें 11 स्वर और 39 व्यंजन हैं, एक विसर्ग और एक अनुस्वार। व्यंजनों का वर्गीकरण स्थान एवं प्रयत्न के आधार पर किया जाता है। ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? स्थान एवं प्रयत्न के आधार पर। स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार से होता है जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, और ये उच्चारण स्थान एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कंठ का कौन कौन से वर्णों से बोला जाता है, तो ये वर्ग आता है क ख ग अंग। उसके बाद त्वरग है, तालव्य बोल देते हैं जिसको च्वरग, च छ ज य। उसके बाद ट्वरग है जो मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धन्य। उसके बाद त्वरग है त थ द द न, ये दंत से बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है पूरक जो होठ के द्वारा बोला जाता है, प फ ब भ म। और उसके बाद आ जाता है आपका यरलवा अंतस्वर्ण, इनकी संख्या एग्जाम में आ जाती है तो ये 4 होती है। और उसके बाद है ऊष्मवर्ण, ये भी 4 हैं, इनकी संख्या ये रहेगी ऊष्मवर्ण। और इसके बाद आ जाता है यहाँ पर सुक्त व्यंजन। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछ जाता है सुक्त व्यंजन वाला, कई बार अक्षर दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि सुक्त वर्ण इनमें कौन सा है। तो अक्षय, त्रय और श्रय ये सुक्त वर्ण है क्योंकि ये 2 अक्षरों के मेल से बने हैं। जैसे क और श, इनके मेल से श बनता है। तरा, त और रा, ज और य, ज, स और रा, सरा। इनके इनको जो आप बोल के इनके बारे में पता लगा सकते हैं कि सुक्त वर्ण बोलने पर जो है कौन कौन से वर्ण की जो साउंड है वो आ रही है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर द्विगुण व्यंजन। तो इसमें ये ड और ढ जो है ये द्विगुण है। नेक्स्ट है इन व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी देवनागरी लिपि में निम्न स्वर भी हैं। तो ये स्वर है आप देख सकते हैं अ ई और अनुस्वार और विसर्ग, इनको मिलाकर जाएं। और उसके बाद है यहाँ पर मानक हिंदी। मानक हिंदी का जो मूल आधार है खड़ी बोली से है और यह शिक्षा, साहित्य, संचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन की भाषा है। नेक्स्ट है यहाँ पर हिंदी जो है भारत के अतिरिक्त उन देशों में भी बोली जाती है जहाँ प्रवासी भारतीय प्रचुर संख्या में रहते हैं। जैसे नेपाल हो गया, मॉरिशस, त्रिनिडाद, फिजी, लंका, म्यांमार, मलाया, सुरनाम, दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पर ज़्यादा भारतीय हैं। उसके बाद आज हिंदी की प्रतिद्वंद्विता किसी भारतीय भाषा से न होकर अंग्रेजी से है। अंग्रेजी का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में हो रहा है, यद्यपि अब बहुत सारे विभाग हिंदी में कामकाज करने लगे हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी यहाँ पर हिंदी व्याकरण। तो सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है या एग्जाम में ये उदाहरण दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा कि बताओ इनमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम पुस्तक आगरा। संज्ञा के भेद ये 3 प्रकार के बताए गए हैं, व्यक्ति, जाति और भाववाचक। व्यक्तिवाचक हो गए जैसे ये राम पुस्तक पेन हिमालय। उसके बाद जातिवाचक लड़की, स्त्री, पर्वत, नदी, ये क्या है जातिवाचक है। उसके बाद आ जाते हैं भाववाचक जैसे क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या। नेक्स्ट है यहाँ पर लिंग। तो लिंग से जाति का बोध होगा जो जैसे वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर वचन। वचन से संज्ञा की संख्या का बोध होगा, एक वचन, द्विवचन। अब यहाँ पर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको देखने में बहुवचन लगेंगे लेकिन एक वचन होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो एक वचन होंगे देखने में बहुवचन लगेंगे। तो वही यहाँ पर बताया गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है, जैसे प्राण है, शेर को देखते ही उसके प्राण निकल गए, ये क्या है, अब ये बहुवचन है। आंसू हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे, तो ये भी क्या है, बहुवचन है। दर्शन हो गए, मैंने देवी के दर्शन किए। बाल, ये भी क्या है, बहुवचन है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग बहुवचन में होता है और यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक हस्ताक्षर शब्द है, ये भी क्या बहुवचन है। आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी चले गए, अध्यापक जी पढ़ा चुके हैं, आप कब आएंगे, तो सभी बहुवचन में हैं। अनेकों शब्द का प्रयोग जो यहाँ पर दिया गया है, ये
ये क्या है, अशुद्ध है। इसके स्थान पर अनेक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक का बहुवचन अनेक होता है, अनेकों नहीं। तो ये भी आपको शुद्ध अशुद्ध में देखने को मिल सकता है। उसके बाद आ जाते हैं पर हिंदी में कारक, तो इनकी संख्या 8 बताई गई है। ये इनके चिन्ह हैं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। या फिर जो है पहले स्टार्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये शब्द दिए गए थे, पूछा गया था कि इनको बताओ कि ये क्या है। जैसे एक लाइन दे दी जाएगी और इसमें पूछ लिया जाएगा कि बताओ कि इनमें क्या आया है। तो ये सारे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे म, हम, तुम, वे, जब हम किसी का नाम न लेकर उसको तो, मैं, हम इस प्रकार से कह दिया जाए तो वो सर्वनाम है। अब सर्वनाम के भेद भी आ जाते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं और यह भी क्वेश्चन पहले स्टार्ट के एग्ज़ाम में आ चुका है। उसमें ये दिया गया था, जैसे म या हम, पूछा गया था कि ये किस में पुरुष में है। उत्तम का उदाहरण है, मध्यम है या फिर अन्य पुरुष है। तो ये उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं, ये वाले। तो यहाँ पर पुरुषवाचक इसमें आ जाते हैं उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है म और हम, मध्यम होता है तो, तुम, आप, और अन्य पुरुष होता है वह, वे। उसके बाद है निश्चयवाचक। ये दो हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती जब हम कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती तब हम कह देते हैं कि ये है, यह है, जो हमारे से दूर होती है, पास होती है। यह निकट, पास। जो हमारे पास होगी, जैसे यह, ये। और जो हमारे से दूर होगी उससे हम कह देते हैं कि वो है, वो, मतलब वे, वह, वे। जो पास होगी यह, ये, दूर होगी तो वह, वे। उसके बाद यहाँ पर अनिश्चय, जिसके बारे में हमें कुछ पक्का अंदाजा न हो। तो ये भी 2 प्रकार की बताई गई है, प्राणीबोधक और वस्तुबोधक। प्राणीबोधक जैसे कोई, अब इसमें ये नहीं पता लगा कि ये 1 है, 2 है, कितने हैं, कोई। और वस्तुबोधक कुछ, जहाँ पर भी वस्तु के बारे में सही गणना न हो कि कितनी है, कुछ है। अब कुछ में ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी भी हो सकती है, तो संख्या निश्चित रूप से नहीं बताई गई है। तो ये किसका उदाहरण है? अनिश्चयवाचक का। उसके बाद है यहाँ पर संबंधवाचक। संबंधवाचक होते हैं जो, सो। और प्रश्नवाचक आसान है, आप क्वेश्चन करके देख सकते हैं इसमें। तो ये प्राणीबोधक और वस्तुबोधक। तो प्रश्नवाचक क्या है? प्राणीबोधक जैसे कौन, और निजवाचक वस्तुबोधक जैसे क्या, आप। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है विशेषण। विशेषण क्या होता है? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। किसकी विशेषता बताएंगे? संज्ञा और सर्वनाम की। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वो विशेषण होते हैं। जैसे मोटा, गोरा, पतला, अच्छा, सुंदर, लाल। तो ये क्या है? विशेषण है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होंगे। ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये शब्द आपने याद रख लेना है। अगर किसी लाइन में ये लगे हुए हों तो इसका मतलब है कि वे विशेषण हैं। उसके बाद आ जाता है विशेषण के भेद। एग्जाम में कितने होते हैं? तो ये 4 बताए गए हैं। अब 4 भेद कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पर पहला है सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को। किसको? सर्वनाम को। एग्जाम में दे दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर संज्ञा आ जाएगा, सर्वनाम आ जाएगा, विशेषण आ जाएगा, तो इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा। तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर, वह किताब, कोई आदमी, ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश। तो यह सर्वनामिक विशेषण कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यह, वह, कोई, ऐसा, कैसा, जैसा, ये सारे सर्वनामिक विशेषण हैं।
उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर है यहाँ पर गुणवाचक। गुण का बोध कराने वाले विशेषण इस वर्ग में आएंगे, जो गुण का बोध कराएंगे, जिसमें नया, पुराना, ताज़ा, नवीन, प्राचीन, लाल, पीला, काला, नीला, हरा, मोटा, पतला, नीला, सूखा, युवा, वृद्ध, अच्छा, बुरा, भला, सच्चा, जूठा, सीधा, सरल, गोल, चकोर, तिकोना, बड़ा, लंबा, नुकीला, चौड़ा, पतला। तो ये सभी क्या हैं? गुणवाचक हैं, गुणवाचक विशेषण। ये अगर आपको कहीं लाइन में दिखाई दे तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर क्या है, ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। उसके बाद जो यहाँ पर नंबर 3 में रहेगा संख्यावाचक। संख्या का बोध कराने वाले विशेषण इस वर्ग में आएंगे। संख्या जैसे 10, 20, 50, 100, 200, कुछ, कई। तो इसका तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये संख्या 10, 20, 30, 50। अब एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा कुछ या फिर कई, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट उलझ जाता है। तो यही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, कुछ या फिर कई ये संख्या में आते हैं। उसके बाद है यहाँ पर परिमाण बोधक विशेषण। इसमें आ जाता है 10 किलो 5 क्विंटल परिमाण, जिसमें माप लिया जाए कि 10 किलो है, 5 किलो है, पूरा पक्का पता हो। या फिर ये तो आपको पता ही है, परिमाण में आ जाएगा। अब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये वाला, थोड़ा, बहुत, कुछ, ये किस विशेषण के उदाहरण हैं? तो थोड़ा, बहुत, कुछ ये आता है परिमाण में। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा क्रिया। अब ये क्रिया जो आई है ये क्या होती है? वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होगा तो उसे कहेंगे क्रिया। जैसे आप कोई पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये तो आप जो भी कोई काम कर रहे हो वह सभी क्रिया होती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और सभी क्रियाएं धातुओं से ही बनती हैं। धातु में प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। अब जो है यहाँ पर क्रिया के भेद कितने हैं? तो अकर्मक, सकर्मक। अब जो अकर्मक है ये क्या होती है? इस क्रिया का मतलब है कि इसमें कर्म नहीं होगा। जैसे राधा रोती है, सीता हंसती है। या आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इसमें तीसरा काम नहीं हुआ है, दो ही काम हो रहे हैं। राधा क्या कर रही? रो रही है। सीता क्या काम कर रही है? हंस रही है। सिर्फ दो ही काम हो रहे हैं, तो वो है अकर्मक। अब दूसरा है सकर्मक। क्या होता है? जिसमें कर्म होता है, काम होता है। यह हो सकता है जैसे मोहन फल खाता है, मोहन का काम क्या है? फल को खाने का। राधा गीत गाती है, राधा का काम क्या है? गीत गाने का। तो इसका आप इस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर 3 काम हो रहे हैं और यहाँ पर 2 काम हैं। अकर्मक में 2 काम, सकर्मक में 3 काम होते हैं। मोहन भी है, फल भी है और क्रिया हो रही है खाने की। यहाँ पर सिर्फ एक ही काम है, राधा, और क्रिया क्या कर रही है? रोने की। सीता क्या काम कर रही है? सीता की क्रिया क्या है? हंसने की। और यहाँ पर ये खाने के साथ साथ क्या है? खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली वह क्रिया जो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने या पूर्ण करने में सहायता पहुंचाती है, तो सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक मतलब सहायता करना। कि मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली वह क्रिया जो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने या पूर्ण करने में सहायता करती है, तो वो होती है सहायक क्रिया। जैसे सहायक क्या हो रही है? वह घर जा रहे हैं, मोहन गीता पढ़ता है, तुम खेल खेल रहे थे। तो ये क्या है? सहायक है। नेक्स्ट है यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया, और यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले भी एग्जाम में आ चुकी है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? तो एक क्रिया को समाप्त करने के बाद जब कर्ता दूसरी क्रिया करता है तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है।
जब पहले वाला काम समाप्त कर देगा और दूसरा काम करेगा तो पहले वाली जो क्रिया होगी उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। यहाँ से आप पूर्व समझ सकते हैं। पूर्व मतलब पहला, कालिक काम, कि एक क्रिया को समाप्त करने के बाद जब कर्ता दूसरा काम करेगा तो पहले वाला जो काम होगा वो पूर्वकालिक होगा। जैसे वह खाना खाकर सो गया, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया क्या हुई, पहले यहाँ पर जो क्रिया जो हुई वो खाना खाकर की हो गई, सो गया, कि सोया कब, वो खाना खाकर, तो पहले काम उसने किया खाना खाने का, उसके बाद सोया। वह आगरा जाकर लौट आया, पहले कहाँ गया था, आगरा गया था, उसके बाद लौटा। वह रो रो कर सो गया, पहले काम क्या किया उसने, रोने का किया, उसके बाद सोया, तो पहले काम के क्रिया क्या हुई, रोने की। नेक्स्ट है यहाँ पर संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के मेल से बनती है तो उसे संयुक्त कहा जाता है। संयुक्त से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे हमने पहले वर्ण अक्षर के बारे में पढ़ा था कि जब दो व्यंजन मिलकर कोई नया शब्द अक्षर बनाते हैं तो वो संयुक्त होते हैं। जैसे हमने क्ष पढ़ा था, क और श, इनकी मेल से क्ष बनता है। त्र, त और र की मेल से त्र बनता है, तो वे संयुक्त व्यंजन थे। अब यहाँ पर यह संयुक्त क्रिया है कि जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के मेल से बनती है, जहाँ पर दो काम हो रहे होंगे तो वही संयुक्त क्रिया होगी। जैसे वह खेलती और कूदती रहती है, खेलना और कूदना। वह उठ बैठा, उठने और बैठने के दो काम करे। बंदर पेड़ पर चढ़ गया, अब दो काम करे बंदर ने, पेड़ पर चढ़ और गया। और मैंने त्याग पत्र दे डाला, यह किताब मैंने पढ़ ली। तो यह क्या है, यहाँ पर संयुक्त क्रियाएं हैं। किताब क्या करी, पढ़ ली। त्याग पत्र क्या करा, दे दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पर वाच्य से। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। वाच्य से, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3, कर्तृक्रम और भाववाच्य। तो वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसरण कर रही है, तो इस आधार पर वाक्य के 3 भेद माने गए हैं जिन्हें प्रयोग कहा जाता है। सबसे पहला है यहाँ पर कर्तृवाक्य। जिन वाक्य में क्रिया के लिए लिंग एवं वचन कर्ता का अनुसरण करते हैं वे कर्तृवाक्य कहलाते हैं या कर्तृप्रयोग कहलाते हैं। वाच्य अगर आप याद रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वाच्य कि जिन वाक्यों में क्रिया के लिंग एवं वचन कर्ता के अनुसार रहते हैं तो वो क्रिया कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर कर्ता इसमें सीता है, सीता क्या काम कर रही है, गीत गाने का। लड़के कर्ता हैं, क्या काम कर रहे हैं, गीत गाने का। दूसरा है हमारा यहाँ पर कर्म। इन वाक्यों में क्रिया के लिंग एवं वचन कर्म के अनुसार होंगे। जैसे यहाँ लड़के ने पाठ पढ़ा, लड़के ने किताब पढ़ी। तीसरा है यहाँ पर भाव। भाववाच्य वो होता है जिसमें कर्म नहीं होता। जब वाक्य क्रिया के लिंग एवं वचन कर्ता या कर्म का अनुसरण न करके सदैव पुल्लिंग एकवचन और अन्य पुरुष में होते हैं तब वहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहन से बोला नहीं जाता, लड़की से गाया नहीं जाता, तो जिसमें कर्म नहीं होगा वो होगा ये भाववाच्य है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर काल, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें सिर्फ यही पता है 3 काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। लेकिन इनके अलावा और भी काल होते हैं इनके बीच वाले, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है तो उसे कहते हैं काल। काल 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब इनके आगे भेद भी अलग अलग हैं। वर्तमान काल है, जैसे इसके 5 भेद हैं, सामान्य, वर्तमान काल, तत्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य। जैसे आप अंग्रेजी जो है उसमें टेंस करते हैं। तो यहाँ पर पहला है सामान्य वर्तमान। सामान्य होता है वह जाता है, प्रेजेंट
टेंस जिसे कह देते हैं सामान्य वर्तमान, वह जाता है। उसके बाद है तत्कालिक वर्तमान, कंटिन्यू वाला, कि तत्कालिक वर्तमान वह जा रहा है। तीसरे नंबर पर है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण का मतलब पूरा चला गया है, कि वह जा चुका है। सामान्य हो गए वह जाता है, तत्कालिक होगा कि वह जा रहा है, कंटिन्यू वाला, और पूर्ण हो गया कि वह जा चुका है। संदिग्ध है कि पता नहीं वह चला गया है या ना चला गया है, कि वह जाता होगा। संभाव्य वह जाता हो, कि हो सकता है कि वह जाता हो, न तो बीच में रुका है न चल रहा हो, वह जाता हो। इस प्रकार की संभावना है, कि जैसे कह देते हैं कि आज संभावना है कि आज वर्षा हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 5 प्रकार हैं वर्तमान के। उसके बाद है यहाँ पर भूतकाल, और इसके हैं 6 प्रकार। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतुमत भूत। सामान्य वैसे ही जैसे उसने काम कर लिया, राधा गई, वो चली गई है, जैसे कल गई। आसन भूत है, राधा गई है, जैसे अभी गई हो, ना तो उसमें प्रेजेंट का है, ना भविष्य का है, ना वर्तमान काल भूतकाल का है, राधा गई है। पूर्ण है कि उसका पक्का पता है कि राधा चली गई। अपूर्ण है कि राधा जा रही थी, कंटिन्यू वाला, ना तो चली गई है, ना जा रही है, ना जाएगी, राधा जा रही थी। संदिग्ध कि राधा गई होगी, जैसे उसने कहीं पहुंचना था, या तो उसे कह देते हैं कि वह चली गई होगी। हेतुमत होता है कि राधा जाती हो। तो इस प्रकार से 6 हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर भविष्य के। इसके 3 भेद हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतुमत। सामान्य है वैसे ही भविष्य वाला, जैसे कल सवेरा होगा, मोहन पढ़ेगा। संभाव्य है, संभव है कि मोहन पढ़े, या संभव है कि कल छुट्टी हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए। तो इस प्रकार से हेतुमत भविष्य, यदि समय मिले तो मोहन पढ़े। तो इस प्रकार से ये 3 हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अव्यय से। अव्यय क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वे शब्द जिनका मूल रूप स्थिर रहता है, अर्थात लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि कांड जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वही होते हैं अव्यय। जिनमें किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो आज भी वैसे हैं, कल भी वैसे हैं, आगे भी वैसे ही रहेंगे, तो वे होते हैं अव्यय। आज, परसों, धीरे धीरे, इधर उधर, प्रतिदिन, ठीक, काफ़ी। तो ये हैं इसके उदाहरण, कि जो किसी भी लिंग, वचन, पुरुष, काल किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं, जो हैं जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब अव्यय जो है, इसके भेद कितने होते हैं, तो इसके 4 भेद बताए गए हैं। पहला यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की जो विशेषता बताएंगे वे होते हैं क्रिया विशेषण। क्या होंगे, जो क्रिया की विशेषता बताएंगे तो उन्हें कहा जाएगा क्रिया विशेषण। विशेषण हमने पहले पढ़ा था, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उसके बाद पढ़ा था सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब है यहाँ पर ये क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, और इनके भी 4 भेद हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और ये रीतिवाचक। अब यहाँ पर ये स्थानवाचक क्या होता है, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, ये जो शब्द यहाँ पर आए हैं यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पूछा जाएगा कि बताओ ये कालवाचक है, परिणाम है, स्थान है। तो ये शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे।
तो स्थान यहाँ वहाँ भीतर बाहर इधर उधर, ये क्या है, स्थान के बारे में है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर काल, समय वाले, जैसे आज हो गया, कल, अभी, रात भर, दिन भर, आजकल, प्रतिदिन। तो इनके बारे में हमें समय के बारे में पता लगा है, तो ये है कालवाचक। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर परिमाणवाचक। परिमाण जैसे बहुत, थोड़ा, ज़्यादा, यथेष्ट, काफ़ी, ठीक, कम, अधिक, थोड़ा थोड़ा। तो ये क्या है, ये है परिमाणवाचक। तो इस प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है। इनके ये उदाहरण दिए गए थे, पूछा गया था कि बताओ इसमें कौन सा है। तो इस प्रकार से 4 हैं, स्थान, काल, परिमाण। और नेक्स्ट है यहाँ पर ये रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या होता है, ऐसे, वैसे, कैसे, अचानक, अवश्य, इसलिए, यथासंभव। तो ये क्या है, ये रीतिवाचक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं। वे अव्यय जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं, तो इस वर्ग में आते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, वे अव्यय जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ प्रमुख संबंध बोधक अव्यय बताए गए हैं, जैसे अपेक्षा, समान, भीतर, पूर्व, पहले, आसपास, भरोसे, मात्र, पर्यंत, भर, सामने, तक, बदले, सहित। तो ये इसके उदाहरण हैं संबंध बोधक अव्यय के। अब जो यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आया है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य जो यहाँ पर कथन है वो इनमें कौन सा है। भाषा का क्षेत्र बोली से विस्तृत होता है। एक भाषा की कई बोलियां होती हैं। भाषा अर्जित संपत्ति है, या 2 भाषाओं में बोधगम्यता होती है। तो एक असत्य आया है और असत्य है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, 2 भाषाओं में बोधगम्यता होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना गया है। 1000 ईस्वी, 1500, 1800 या 700 ईस्वी से। तो हिंदी भाषा का जो प्रारंभ माना गया है ये 1000 ईस्वी से माना गया है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की एक बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की एक बोली नहीं है, बघेली, ब्रजभाषा, बांगरू या बुंदेली। और ये है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला। तो बघेली जो है ये इनमें नहीं है। बघेली किसके अंतर्गत आती है, ये आती है आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और जो पश्चिमी है इसमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली, ये वाली आती हैं। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही कोड का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर ये सही बतानी है। अब आपने सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना, और मिलान करने में है ऑप्शन बी वाला, बी से डी ए। तो ब्रज भाषा का संबंध किससे है, तो इसका संबंध माना गया है पश्चिमी हिंदी से। उसके बाद आ जाती है अवधी भाषा। तो अवधी जो है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है ये पूर्वी हिंदी से। मारवाड़ी कौन से क्षेत्र वाली है ये, तो ये है राजस्थानी वाली। मारवाड़ी होगी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। तो ये मारवाड़ी जो है ये है ऑप्शन डी वाला। और ये पहाड़ वाली जो है, पहाड़ी, ये वाली। नेक्स्ट है यहाँ हिंदी के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं। उन कथनों के बाद दिए गए विकल्पों में से सही कोड का चयन आपने करना है।
हिंदी विश्व की तीसरे नंबर की भाषा है। हिंदी भाषा का प्रारंभ 500 ईस्वी पूर्व हुआ था। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो भारत की राजभाषा है किंतु राष्ट्रभाषा नहीं है। तो सही कोड सही ज्वाइन में कथन वो आपने बताना है और सही यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए वाला, पहला और तीसरा। हिंदी विश्व की तीसरे नंबर की है और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर, हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया था? 343 भी है, आई भी है, 350 है, 351 है और ये है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला 343 आई में। अगला क्वेश्चन है, भारत की कितनी राज्यों की राजभाषा है? हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? 8, 10, 12 या 23 की, और ये है ऑप्शन बी 10। नेक्स्ट है यहाँ पर, हिंदी बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? 100, 60, 35 या 40 करोड़। तो हिंदी बोलने वालों की जो अनुमानित जो संख्या बताई गई है तो ये है ऑप्शन बी वाला 60 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ था? ब्रज, अवधी, उर्दू या खड़ी बोली से? तो मानक हिंदी का जो विकास जो माना गया है तो ये खड़ी बोली जो है इससे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 50, 51, 52 या 60? तो वर्णों की संख्या इसमें 52 मानी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जो दो व्यंजन के मेल से बनते हैं तो वो होते हैं संयुक्त। तो ये री जो है ये अलग है, क और श, त और र, श और र, तो ये सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, सोचिए एक जो है उसको दो के साथ आपने मिलान करना है। तो यहाँ पर ओष्ठ दंत संयुक्त कुछ व्यंजन आए हैं और इनका सही क्रम आपने बताना है। तो सही क्रम जो है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, डी, सी, बी, ए। तो ऊष्म वर्ण श, जिसे तालव्य स कह देते हैं, और उसके बाद है ओष्ठ जो होठ के द्वारा बोल जाता है, प, फ, भ, म, प वर्ग वाले। दंत लरी तुलसा नाम दंता सूत्र है ये, और जो ये द, त, थ, द, द, न वर्ग वाले आ जाते हैं, और संयुक्त व्यंजन श, क और श। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से हिंदी बोलने वाले किस देश में नहीं हैं? मॉरिशस, श्रीलंका, त्रिनिदाद या फिजी में? और इनमें नहीं है तो यह ऑप्शन बी वाला श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए नहीं होता है? मराठी, हिंदी, पाली या बंगला? और इसका ऑप्शन डी वाला बंगला। नेक्स्ट है, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लड़की, हिमालय, यमुना या रामायण, और यह है ऑप्शन ए वाला लड़की। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कवि का सही स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा है? तो सही स्त्रीलिंग है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला कवयित्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये रहेगा, शुद्ध अशुद्ध में आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा बतानी है आपने कौन सी है? स्त्री, घृणा, आंसू या पर्वत? तो भाववाचक संज्ञा जो है ये रहेगा ऑप्शन बी वाला घृणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैंने हस्ताक्षर कर दिए, वहाँ अनेकों लोग थे, सामान चोरी हो गया, सो से रुमाल भी गया। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, अनेकों वाला अनेकों नहीं अनेक होता है, तो इसी प्रकार से भी यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? वह, कोई, आप या हम? तो पुरुषवाचक इनमें से कौन सा नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर पुरुषवाचक एक नहीं है और यह ऑप्शन बी वाला कोई। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान करने का है सर्वनाम, और ये सर्वनाम के प्रकार हैं।
तो यहाँ पर बताया गया है ऑप्शन सी वाला, बी सी डी ए। आप इन्हें मिलान करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चय होता है जहाँ पर किसी निश्चित न पता हो। कुछ, यह, तुम, क्या। तो अनिश्चय बताना है अपने, और अनिश्चय वाला है ए वाला, कुछ। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के सभी, और एक न एक एग्जाम में जरूर आएगा। तो अनिश्चयवाचक है कुछ, जहाँ पर कुछ हमें सही ज्ञात नहीं हुआ है। नेक्स्ट आएगा, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। तो गुणवाचक एक नहीं है, मोटा, काला, नवीन, 50। और गुणवाचक नहीं है तो ये ऑप्शन डी वाला है, ये संख्या वाली है। नेक्स्ट है यहाँ पर सोचिए जो है उसे 2 के साथ मिलान करना है, और इसमें जो माना गया है तो ऑप्शन सी वाला माना गया है, बी सी डी ए। तो सुंदर क्या है, संख्या। उसके बाद सॉरी यहाँ से है सुंदरता, बी के साथ। सुंदर विशेषण। आप, सर्वनाम। रोना, यह है क्रिया। नेक्स्ट है उठ, बैठा। तो 2 काम करें उठने और बैठने के। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी हुई, अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। तो उठा भी और बैठा भी। तो यहाँ पर जो क्रिया हुई तो इसमें है ऑप्शन सी वाली। तो 2 काम यहाँ पर किए, उठने और बैठने के। नेक्स्ट इनमें से अलग वर्ग का है, कर्तृवाचक, कर्तृप्रयोग, कर्मणी या भाव प्रयोग। तो इसमें एक अलग कौन सा है, और अलग है ऑप्शन ए वाला। तो ये कर्तृवाचक 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाववाचक। तो ये अलग है। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर या हिंदी में भाषा और व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।